हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे अपनी यूनिट 3 को कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए, देखा जाए ना तो यूनिट 3 हमारी बहुत ही छोटी और सिंपल सी यूनिट होने वाली है। बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं इसके अंदर। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसकी नोट्स आपको हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके इसकी नोट्स जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी देखिए, बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूनिट 3 के बारे में, तो यूनिट 3 हमारी पूरी की पूरी बेस होने वाली है प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर। बाकी इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक है एडिबल वैक्सीन्स, तो थोड़ा बहुत रिलेटेड तो ये भी हमारा इसी से है, बट यहाँ पे मेनली हम लोग बात करें तो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर हमारी यूनिट नंबर 3 होने वाली है। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें ना इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो अगर आप लोग को याद हो तो जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अपने कल्चर मीडिया के बारे में। कल्चर मीडिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और एट लास्ट में अगर आप लोग को याद हो तो यूनिट नंबर 5 में हम लोगों ने यहाँ पे अपने एनिमल सेल कल्चर के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए, चाहे हमारा कल्चर मीडिया हो, चाहे हमारा एनिमल सेल कल्चर हो, तो इन सब में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। आप लोग को कुछ याद है कि हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग बेसिकली यहाँ पे अपने जो है कह सकते हो एक छोटे छोटे पार्ट से जो है अपना पूरा एक कह सकते हो ऑर्गन डेवलप कर रहे थे इसमें। जैसे मान लीजिए एनिमल सेल कल्चर की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि हम लोग मान लीजिए कि लिवर की, मान लीजिए हमें जो है किसी एनिमल के स्पेसिफिक लिवर पे कोई स्टडी करनी थी, तो हम लोग क्या करते थे, उस एनिमल सेल का जो लिवर था, उस लिवर का जो सेल होता था उसको हम लोग लेते थे और उसको हम लोग यहाँ पे एक जो है बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, यानी कि हमारे एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट रहते थे, जो भी न्यूट्रिएंट इस सेल को ग्रो करने के लिए, इस सेल को डिवाइड करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, वो यहाँ पे इस वाले मीडियम में रहते थे। और इसी को हम लोग क्या बोलते थे? इसी को हम लोग बोलते थे कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया। तो इस कल्चर मीडिया में हम लोग क्या करते थे कि हमारी एनिमल सेल की जो भी हमें जिस भी पार्ट को ग्रो कराना था उसका सेल हम लोग लेते थे, इस कल्चर मीडिया में डालते थे और उसके बाद क्या होता था, वो पूरा यहाँ पे सेल डिवाइड होके और हमारा काफ़ी ज़्यादा हमें कह सकते हो एक ऑर्गन टाइप का इन्वायरमेंट देखने को मिल जाता था। अब यहाँ पे देखिए, एक्चुअल ऑर्गन यहाँ पे नहीं डेवलप होता था, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि हम लोग जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते थे कि यहाँ पे ये जो सेल थी ये यहाँ पे ग्रो कर जा रही थी। या फिर अगर हमारे मान लीजिए हम लोग स्टार्टिंग बात करते तो हम लोगों ने देखा था बैक्टीरिया वगैरह को, तो जो बैक्टीरिया थे कभी कभी हमें जब उनके ऊपर स्टडी करनी होती थी तो उस बैक्टीरिया को भी हम लोग यहाँ पे इसी कल्चर मीडिया में ग्रो कराते थे, तो हमारे बैक्टीरिया वगैरह भी ग्रो हो जाते थे। तो देखिए, ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये जो हमारा कल्चर मीडिया था ये हमारा क्या होता है, कल्चर मीडिया हमारा एक बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच मीडियम होता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे अपनी कह सकते हो जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करा लेते थे, चाहे हमारा बैक्टीरिया हो चाहे हमारा एनिमल सेल हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें अपने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, तो देखिए इसमें भी हमारा कुछ यही सारी चीज़ें होने वाली है। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग यहाँ पे अपने प्लांट का जो है कुछ कह सकते हो एक पार्ट लेके, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा एक स्पेसिफिक पार्ट है, स्पेसिफिक प्लांट है, तो इस प्लांट के किसी स्पेसिफिक पार्ट से, जैसे हम लोगों ने हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे इसका एक छोटा सा टिश्यू ले लें, ठीक है, हो सकता है हम लोग यहाँ पे इसकी एक सेल ले लें, या फिर हो सकता है इसका हम लोग यहाँ पे एक पार्ट ही ले लें, जैसे हम लोग लीव्स ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, स्टेम ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं, या फिर इसको हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा आइसोलेट करके इसकी सेल्स वगैरह लेके, और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसको जो है एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में डालते हैं। और उसके बाद इस मीडियम में क्या होता है, इस मीडियम में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, ये धीरे धीरे करके पूरे पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि हम लोगों ने, देखिए इसमें बहुत अलग अलग टाइप होंगे, अभी बस हम एक इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं कि इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, कि प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट लेंगे। अब वो पार्ट हमारा उसका लीव हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, या फिर इसका कोई सेल हो सकता है, इसका कोई टिश्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो उसको लेके और हम लोग क्या करते हैं कि कल्चर मीडिया में डालते हैं, और यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग ऐसा मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं कि धीरे धीरे होता क्या है कि ये जो पार्ट्स है ना ये पूरे के पूरे प्लांट्स में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसी सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अपने प्लांट टिश्यू कल्चर में पढ़ने वाले हैं। बाकी देखिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखिए भाई, प्लांट्स तो हमारे नॉर्मली भी ग्रो हो जाते हैं, तो हमें इस प्लांट टिश्यू कल्चर की क्या ज़रूरत पड़ रही है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बाकी एक बेसिक आइडिया आई होप कि आप लोग को लग गया होगा। तो प्लांट टिश्यू कल्चर देखिए हमारी एक टेक्निक है जिसमें हम लोग यहाँ पे प्लांट सेल्स को जो है ग्रो कराते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि वो धीरे धीरे पूरे प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी देखिए, इसके लिए हम लोग करते क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको हम लोग यहाँ पे कंट्रोल्ड और स्टेराइल
देखिए कंट्रोल्ड मतलब कि हमारे कंट्रोल में होना चाहिए कि हम लोग जैसी कंडीशन चाहें, जो जो कंडीशन जो है रिक्वायर्ड है ग्रो करने के लिए, वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। और यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच कल्चर मीडियम, यानी कि जो हमारा कल्चर मीडिया है उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हों जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करके हम लोग यहाँ पे इसमें जो है कह सकते हो ग्रो कराते हैं। बाकी देखिए दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ रेयर एंड और इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि भाई कल्चर मीडिया में हम लोग प्लांट्स को ग्रो कब कराते हैं? हम लोग तब कराते हैं जब सबसे पहली बात कि कोई हमारा ऐसा प्लांट हो जो कि बहुत ही इंडेंजर्ड या फिर रेयर हो चुका हो, यानी कि हो सकता है कि आगे चल के वो हमारा प्लांट जो है विलुप्त हो जाए, गायब भी हो जाए। तो उन प्लांट्स को सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कल्चर मीडिया में ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। और दूसरा यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी कुछ प्लांट्स में, ठीक है, हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमारा स्पेसिफिक प्लांट है और इसमें हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दें, इसमें हम लोग कुछ चीज़ें इंजेक्ट करें, ठीक है, कुछ जेनेटिक मटेरियल को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, तो कैसे यहाँ पे प्लांट्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं अपने प्लांट टिश्यू कल्चर का। और उसके अलावा देखिए, उसके अलावा हम लोग बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। देखिए प्रोपगेशन का मतलब है यहाँ पे कह सकते हो ग्रोथ, यानी कि हमारे प्लांट्स को कह सकते हो और ज़्यादा ग्रो कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों में हम लोग यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। बाकी देखिए अगर आप मेनली देखें ना, तो मेनली इसका यूज जो है अपने जो हमारे रेयर प्लांट्स होते हैं उनको बचाने के लिए, और जब हम लोग यहाँ पे प्लांट्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने इस प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ की फीचर्स की बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहली बात कि जो हमारा ये प्लांट टिश्यू कल्चर है, ठीक है, जब भी हम लोग यहाँ पे अपने प्लांट्स को जो है अपने इस कल्चर मीडिया में ग्रो करा रहे होते हैं, तो सबसे पहली जो जरूरी चीज़ है वो है हमारा एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक मतलब कि हमारी स्टेराइल कंडीशन, यानी जितनी भी चीज़ें होंगी वो बिल्कुल हमारा बैक्टीरिया फ्री इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, यानी वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह नहीं होना चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हों। तो हमारा एसेप्टिक एरिया का टॉपिक आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था, आप लोग को याद होना चाहिए। तो उसमें हमारा क्या होता था कि हम लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में एक्सपेरिमेंट करते थे जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो हमारा सबसे पहली कंडीशन हमारा एसेप्टिक कंडीशन है। फिर दूसरा हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी कि देखिए हमारा जो कल्चर मीडिया है जिसमें हम लोग यहाँ पे ग्रो कराने वाले हो, उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कि यहाँ पे प्लांट को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड है। और उसके बाद देखिए यूज ऑफ एक्स प्लांट्स। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जो हमारा प्लांट है, तो जब हमारा प्लांट हम लोग कल्चर मीडिया में ग्रो करा रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग इसका लीव्स यूज कर सकते हैं, या तो हम लोग फ्रूट, या तो स्टेम, या तो रूट, और या तो क्या हो सकता है हम लोग इसकी सेल यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसका टिश्यू वगैरह यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं एक्स प्लांट। एक्स प्लांट यानी कि वो पार्ट जिसको हम लोग यहाँ पे कल्चर मीडिया में यूज करने वाले, यानी इसी पार्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपने प्लांट को ग्रो कराएंगे, ठीक है। तो एक्स प्लांट क्या होता है, हमारा स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू सच एज लीफ, स्टेम, रूट और मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होता है, मेरिस्टेम मतलब कि जैसे हमारे कुछ जैसे गन्ने वगैरह होते हैं तो उनका जो शूट यानी कि जो सबसे अपर पार्ट होता है, और भी हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं तो उसको हम लोग मेरिस्टेम बोलते हैं। अभी इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। बाकी देखिए कैन लीड टू क्लोनल प्रोपगेशन। देखिए क्लोनल का मतलब ये अपने जैसी जो है कॉपी बनाना, ठीक है। क्लोन मतलब कि एक जैसे दो कॉपी होना। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई इसमें हम लोग यहाँ पे कह सकते हो एक प्लांट को अगर हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, तो एक जैसे और भी बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटीपोटेंसी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। देखिए सभी प्लांट यहाँ पे ऐसे ग्रो नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप सोचो कि हर एक प्लांट की हम लोगों ने लीव ली, या फिर उसका कोई फ्रूट लिया, या फिर उसका कोई स्टेम लिया, तो वो यहाँ पे पूरा प्लांट बन जाएगा। तो देखिए सबके साथ ऐसा नहीं होता है। जिन प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो यहाँ पे कह सकते हो सिंगल प्लांट सेल से अपना होल प्लांट बना सकते हैं, यानी जिन प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने एक छोटे से पार्ट से पूरा जो है एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं का हम लोग यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। और इस एबिलिटी को, यानी कि अगर कोई प्लांट के अंदर ये एबिलिटी है कि वो एक सिंगल प्लांट सेल से जो है पूरे होल प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, तो इस एबिलिटी को हम लोग यहाँ पे टोटीपोटेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा टोटीपोटेंसी के प्रिंसिपल पे यहाँ पर बेस होता है। तो ये था हमारे यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर और उसके कुछ की फीचर्स। बाकी देखिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर है, इसकी स्टार्टिंग यहाँ पे हुई थी हमारा 1838 से 1839 में। हमारे दो साइंटिस्ट थे, स्क्लीडन एंड हमारा स्वान, ठीक है। तो इन्होंने भी सबसे पहले हमारी सेल थ्योरी को प्रपोज किया था कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमारे सेल से मिलकर बने होते हैं, और हर सेल के पास यहाँ पे एक पोटेंशियल होता है कि वो यहाँ पे होल प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। तो भाई यही तो हमारा टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट था। तो इसको सबसे पहले हमारा यहाँ पे इन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने प्रपोज किया।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1902 में हमारे यहाँ पे गॉटलिब हेबरलैंड में क्या हुआ, इनको हम लोग यहाँ पे फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला आइडिया प्रपोज किया था कि हमारा जो, देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि हमारा प्लांट जो है सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि हमारा यहाँ पे कह सकते हो ग्रोइंग प्लांट सेल्स इन विट्रो, यानी कि देखिए इन विट्रो क्या होता है, इन विट्रो मतलब जैसे हमारी बॉडी में अगर हम लोग कोई चीज़ जो है लेते हैं तो हम लोग वो इन विवो होती है, और इन विट्रो मतलब कि हमारी बॉडी के बाहर, या फिर तो उसी तरीके से प्लांट्स में भी अगर यहाँ पे कह सकते हो बाहर, अगर हम लोग यहाँ पे प्लांट्स में कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, लेबोरेटरी वगैरह में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो। तो यहाँ पे इन विट्रो मतलब कि लेबोरेटरी वगैरह में भी हम लोग यहाँ पे प्लांट्स को जो है ग्रो करा सकते हैं। अब हालांकि यहाँ पे जब इन्होंने प्रैक्टिकल स्टार्टिंग में किया तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अनसक्सेसफुल रहे थे, लेकिन इन्होंने ही यहाँ पे इस आइडिया को सबसे पहले प्रपोज किया। और उसके बाद 1934 में यहाँ पे फिलिप आर वाइट ने जो है सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे कह सकते हो टोमेटो प्लांट्स के रूट टिप्स को कल्चर करके और यहाँ पे कह सकते हो एक होल प्लांट में कन्वर्ट किया, यानी कि उनका जो टोमेटो प्लांट्स का जो रूट होता है, ठीक है, तो रूट्स को यहाँ पे इन्होंने कल्चर किया। और उसके बाद 1941 में हमारा गॉथरेट वाइट और नॉपकॉर्ट ने यहाँ पे क्या किया कि हमारा यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल्स, यानी कि इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ कि कंटिन्यूअस यहाँ पे ग्रोथ देखी। और उसके बाद देखिए, अच्छा देखिए जो हिस्ट्री है इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ही देख रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आती है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो शॉर्ट में आप लोग देख लीजिए। बाकी 1950s में क्या हुआ कि हमारे स्कॉग एंड मिलर ने यहाँ पे जो है कह सकते हो रेयर प्लांट हार्मोन्स, अच्छा देखिए हम लोगों ने यूनिट 2 में प्लांट हार्मोन्स पढ़ा था, आप लोगों को याद है, हमारा एक थे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, एक थे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो ऑक्जिन्स और साइटोकाइनेस क्या थे, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स थे। तो इनका यूज हमारा बहुत ज़्यादा जो है हमें देखने को मिलता है, यानी कि देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे अपने प्लांट को जो है टिश्यू यानी कि कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं तो हम लोग इन हार्मोन्स का यूज जरूर करते हैं, क्योंकि ये बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि भाई देखिए ये हमारा क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो जब भी हम लोग कल्चर मीडिया में इस एक्स प्लांट को डालते हैं तो ये धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो करता है। देखिए अभी हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, अभी कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब समझ में आ जाएगा। और उसके बाद देखिए 1960 से 1980s में क्या हुआ कि कॉमर्शलाइजेशन हो गया, यानी कि टेक्निक्स लाइक माइक्रो प्रोपगेशन। देखिए माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब यही है कि हमारे कुछ छोटे छोटे पार्ट से जो है पूरा प्लांट बना लेना। और प्रोटोप्लास्ट कल्चर, देखिए प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि हमारी प्लांट की ऐसी सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, अभी इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर हमारा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब कि देखिए हमारा प्लांट के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, जैसे ह्यूमन में एम्ब्रियो क्या होता है, जब जाइगोट यहाँ पे डेवलप होता है तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी एम्ब्रियो देखने को मिलता है। अभी सब समझ जाओगे, अभी आप लोग बस ये वर्ड देखते जाओ, ठीक है। तो ये हमारा जो है कह सकते हो और ज़्यादा स्केल होने लगा। और प्रेजेंट डे की बात करें तो इसका यूज आज के दिन में हमारा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमारा एग्रीकल्चर में। हॉर्टिकल्चर, देखिए हॉर्टिकल्चर क्या होता है कि जैसे जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स फ्रूट्स, तो इनकी जब हम लोग यहाँ पे कह सकते हो ये किस तरीके से ग्रो होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो हमारा हॉर्टिकल्चर होती है। और उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो देखिए अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, कह सकते हो जीन्स का ट्रांसफर करते हैं। अब हालांकि ये जो है पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि आप लोग को अपने 6th सेम में पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए आप लोग सिंपली बस नाम पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी है। और यहाँ पे कंजर्वेशन माइक्रोबायोलॉजी, देखिए कंजर्वेशन का मतलब कि यहाँ पे हम लोग ऐसी माइक्रोबायोलॉजी जहाँ पे हम लोग ऐसी चीज़ों को कंजर्व करते हैं जो कि गायब होने वाली होती हैं, रेयर स्पेसीज को। तो इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, देखिए वैसे अभी अगर आप लोग अपने सिलेबस में नज़र डालो तो देखिए आप लोग के सिलेबस में क्या क्या दिया है। सबसे पहला हिस्टोरिकल डेवलपमेंट दिया है, तो इसको हम लोगों ने शॉर्ट में देख लिया। और उसके बाद दिखा है टाइप्स ऑफ सेल कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कल्चर्स की बात करें तो इसको तो हम लोग अभी देखेंगे, बट इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि जो हमारा प्लांट्स हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर है, तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कैसे हमारा एक प्लांट का जो टिश्यू है या फिर कह सकते हो प्लांट है, ठीक है, तो उसके छोटे से पार्ट से कैसे वहाँ पे हम लोग पूरा प्लांट डेवलप कराते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। और उसके बाद देखिए उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर को देखेंगे तो इसके अंदर जितने भी टाइप होंगे उनमें ये सारा प्रोसीजर जो है कॉमन देखने को मिलेगा। मतलब टाइप्स इसके बहुत अलग अलग होंगे, अभी हम लोग देखेंगे, बट ये बहुत जरूरी है, तो इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर कह सकते हो हमारा किसी प्लांट को जो है अपने कल्चर मीडिया में ग्रो कराने वाले होते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट एंड प्रिपरेशन ऑफ एक्स प्लांट। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपना एक्स प्लांट चूज करेंगे, यानी कि हम लोग वो पार्ट चूज करेंगे जिससे हम लोग पूरा प्लांट बनाने वाले हैं। तो अब वो हमारा एक लीफ भी हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्लावर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना एक स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी कि जिस
जिसका हम लोग यहाँ पे कल्चर करने वाले हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे अपने प्लांट को ग्रो कराने वाले हैं, उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। और देखिए सिलेक्शन के बाद, अच्छा देखिए सिलेक्शन करते समय हमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि जो भी चीज़ हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा हेल्दी हो, डिजीज फ्री हो, उसमें कोई डिजीज वगैरह ना हो। और देखिए प्रिपरेशन के बाद क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे उसको जो है रनिंग वाटर से जो है कह सकते हो वॉश करते हैं, ताकि जो भी सरफेस डस्ट हो, अब भाई जैसे कोई पत्ती वगैरह आप लोग यहाँ पे किसी पेड़ की लेते हो तो उसके ऊपर क्या होता है, थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह जमा होती है, तो हम लोग यहाँ पे उसको धुलते हैं ताकि जो भी सरफेस के ऊपर जो भी डस्ट वगैरह लगी हो वो यहाँ पे रिमूव हो जाए। अच्छा देखिए अब इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है हमारा यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन। अब भाई देखिए जब भी आप लोगों ने एक्स प्लांट यहाँ पे सिलेक्ट किया है, एक्स प्लांट मतलब वो पार्ट जिससे हम लोग यहाँ पे ग्रो कराने वाले हैं, तो भाई देखिए अब वो हमारा यहाँ पे क्या होगा भाई, वो हमारा कह सकते हो स्टार्टिंग में क्या था कि खुले इन्वायरमेंट में था, खुले इन्वायरमेंट में था, तो वहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह भी तो उसके अंदर ग्रो कर रहे होंगे, तो हम लोग यहाँ पे इसको सबसे पहले स्टेरलाइज कराते हैं ताकि जो भी माइक्रोब्स थे वो यहाँ पे किल हो जाएं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग उसको डिसइंफेक्टेंट के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे कि 70% एथेनॉल या फिर कह सकते हो 0.01% से 0.2% मर्क्यूरिक क्लोराइड या फिर जो है 1% से 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो इन सबसे हम लोग यहाँ पे इसको ट्रीट करते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं वो यहाँ पे किल हो जाए। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको रिंस यानी कि धुलते हैं। अब भाई देखिए जब हम लोगों ने ये सारे केमिकल्स से उसको यहाँ पे ट्रीट किया है तो इन केमिकल्स को भी तो हमें हटाना जरूरी है, क्योंकि माइक्रोब्स तो चलिए हट गए होंगे लेकिन केमिकल्स भी तो नहीं रहने चाहिए, तो हम लोग केमिकल्स को भी हटा लेते हैं उसको अपने यहाँ पे धुल के। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे 2 स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप हमारा हो जाता है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि भाई देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना एक्सप्लांट लिया, इसको वॉश किया, इसको स्टरलाइज कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग इसको कल्चर मीडिया में डालने वाले हैं, तो सबसे पहले कल्चर मीडिया भी तो बनाना होगा। तो अब कल्चर मीडिया हम लोग प्रिपेयर करेंगे। और भाई देखिए ये कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया का मतलब हमारा ऐसा मीडियम जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। तो इसमें हम लोग यहाँ पे वो सारे न्यूट्रिएंट जैसे कि कुछ हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अच्छा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग के सिलेबस में देखिए पूरा जो है टॉपिक दिया हुआ है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का मतलब ये हमारा यहाँ पे कि हमारा जो कल्चर मीडिया है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशंस जो है रिक्वायर्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये टॉपिक मुझसे जो है मिस हो गया है, तो इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में शॉर्ट में तो हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं, लेकिन नोट्स में आप लोग को ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। नोट्स में काफ़ी डिटेल में हम यहाँ पे इसको इंक्लूड कर देंगे, तो कुछ खास नहीं है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो भी कल्चर मीडिया है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट में तो हम लोग यहाँ पे भी देख ले रहे हैं, जैसे हमारा वाइटामिन्स वगैरह होता है, कार्बन सोर्स होता है, लेकिन नोट्स में आप लोग को और डिटेल में देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे कि हमारे देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो हमारे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जो भी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे बिग साइज के होते हैं, फिर वाइटामिन्स, कार्बन सोर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि हमारे हार्मोन्स जो कि ऑक्सिन्स होते हैं, साइटोकाइनिन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। भाई देखिए जब हमारा कल्चर मीडिया में ये सारी चीज़ें होंगी तो जब भी हम लोग यहाँ पे एक्स प्लांट को डालेंगे तो क्या होगा, वो ग्रो करेगा। और उसके बाद जेलिंग एजेंट यानी कि हमारा अगार वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारी कल्चर मीडिया में देखने को मिलती हैं। और उसका पीएच हम लोग लगभग जो है 5.6 से 5.8 तक जो है एडजस्ट करके रखते हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है इनऑक्यूलेशन। तो इनऑक्यूलेशन में देखिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा स्टेरलाइज्ड एक्स प्लांट होता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हो अपने स्टेराइल। अच्छा देखिए जो कल्चर मीडिया हम लोगों ने बनाया है ये भी हमारा स्टेराइल होता है, और जो हमारा हम लोगों ने एक्स प्लांट लिया है भाई ये तो हमारा स्टेराइल होता ही है, इसको तो हम लोगों ने स्टेराइल कर ही दिया है। तो अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर यानी कि इनऑक्यूलेशन का मतलब ये कि इस जो एक्स प्लांट है इसको हम लोगों ने इस कल्चर मीडिया में डाल दिया। अच्छा देखिए जब हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें भी हमारा स्टेरलाइज्ड मीडियम में होती हैं, यानी कि हमारा लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट। अगर आप लोगों को पता हो तो लैमिनार हमारा क्या होता है भाई, लैमिनार एयर फ्लो हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में देखा था, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है। उसमें हमारा क्या होता था कि हमारा एक स्टेरलाइज्ड कंडीशन मेंटेन होती थी, तो उसी के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन की बात करें तो देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पे अपना इनॉकुलेट कर लिया, यानी कि हम लोगों ने अपने कल्चर मीडिया में अपने इन सबको डाल लिया, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको इंक्यूबेट करेंगे। देखिए इंक्यूबेशन का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे अब इसको ऐसा कंडीशन, ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ऐसा टेम्परेचर देंगे, ऐसा कह सकते हो प्रेशर वगैरह देंगे, या फिर ऐसी कंडीशंस देंगे जिसमें अब ये आराम से ग्रो कर सके। तो इंक्यूबेशन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर हम लोग लगभग जो है 25 डिग्री के आसपास मेंटेन करेंगे। उसके बाद लाइट, अब देखिए इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं कि लगभग जैसे दिन के 24 घंटे होते हैं तो 16 घंटे इसको हम लोग यहाँ पे लाइट में रखते हैं, और 8 घंटे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको डार्क एटमॉस्फेयर में रखते हैं। और ह्यूमिडिटी को हम लोग यहाँ पे 50 से
60% तक मेंटेन करते हैं। तो ये सारी कंडीशन हम लोग जब रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा यहाँ पे प्लांट ग्रो करने लगता है। और हमारा देखिए अब हमारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए कैलस फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए जो हमारा कल्चर मीडिया है, अब इसमें अगर आप लोगों ने मान लीजिए कि कोई ऑर्गन वगैरह डायरेक्टली डाला है, ऑर्गन मतलब कि मान लीजिए आप लोगों ने कोई इसका फ्रूट लिया, लीव लिया, स्टेम लिया, रूट लिया, तो देखिए तब हमारा होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि तब हमारा क्या होता है, तब हमारा उससे जो है डायरेक्टली रूट्स, शूट्स या फिर एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने प्लांट की डायरेक्टली कोई सेल ली है, ठीक है, आप लोगों ने जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके इसकी कोई सेल ली और इस सेल को अगर आप लोगों ने इस कल्चर मीडिया में कल्चर किया है, तो धीरे धीरे होगा क्या, देखिए ये सेल्स डिवाइड करेंगी। और देखिए जब सेल्स यहाँ पे डिवाइड करती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका जो डिवीजन है वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में एबनॉर्मल होता है, मतलब कि बहुत ही यूनिफॉर्म डिवीजन नहीं होता है, एबनॉर्मल डिवीजन होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक सेल है, अब ये क्या होता है कि धीरे धीरे थोड़ा सा डिवाइड करती है तो बहुत सारे मतलब एक सेल्स का क्लस्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये जो सेल्स का क्लस्टर बन गया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कैलस। तो यहाँ पे देखिए कैलस का मतलब यही है कि जब हम लोगों ने यहाँ पे सेल को डाला तो भाई देखिए भाई सेल को हम लोग डालेंगे तो इसके पास सारा न्यूट्रिएंट तो है ही है, तो इस सेल डिवाइड करेगी। तो सेल डिवाइड करके धीरे धीरे जब स्टार्टिंग का एक जो कह सकते हो मास बनाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैलस। और यही कैलस क्या होता है भाई, देखिए स्टार्टिंग में तो कैलस बनता है, लेकिन यही कैलस धीरे धीरे क्या होता है, पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैलस कुछ खास चीज़ नहीं है, जो हमारी प्लांट सेल होती है जब धीरे धीरे वो डिवाइड करती है तो डिवाइड होते होते जो एक अनऑर्गेनाइज्ड मास होता है, मतलब कि कह सकते हो सेल्स क्या हुआ, डिवाइड हुई और एक मास कलेक्ट हो गया जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, एकदम अरेंज नहीं है, अनअरेंज्ड है। तो ये हमारा कैलस हो जाता है। और हालांकि यही क्या होता है, धीरे धीरे यही जो है पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट स्टेप की, तो हमारा आता है सब कल्चरिंग। अब देखिए जब हमारा यहाँ पे कैलस वगैरह फॉर्म हो गया है, तो भाई टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं भाई, इसका कल्चर मीडिया चेंज करते रहते हैं। क्योंकि देखिए धीरे धीरे क्या होगा कि कल्चर मीडिया का सारा न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे प्लांट यूज कर लेंगे, तो हमें कल्चर मीडिया को चेंज भी तो करना पड़ेगा ताकि उन्हें जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट कंटिन्यू मिलता रहे। क्योंकि देखिए भाई इसमें एक लिमिटेड न्यूट्रिएंट होगा। मान लीजिए आप लोगों ने स्टार्टिंग में एक पहला कल्चर मीडिया यूज किया, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होगा उसको प्लांट धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, कल्चर मीडिया को टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं ताकि हमारा फर्दर ग्रोथ यहाँ पे प्रमोट होती रहे और हमारा एक डिफरेंशिएशन जो है इंड्यूस होता रहे। और उसके बाद देखिए अब लास्ट स्टेप हमारा आता है हार्डनिंग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो है कह सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पे अपना एक एक्स प्लांट लिया, ठीक है, और इस एक्स प्लांट को क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे अपने इस कल्चर मीडिया में डाला, और इस कल्चर मीडिया में डालने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको इंक्यूबेट करके वो सारी कंडीशन प्रोवाइड करी जहाँ पे ये ग्रो करे। अब देखिए जब यहाँ पे ये ग्रो कर चुका है, तो अब एक बात बताइए, हम लोग कर तो इसको कल्चर मीडिया में ही ग्रो रहे ना। अब कल्चर मीडिया कितना बड़ा हो सकता है भाई, एक लैब में जो कल्चर मीडिया होगा वो कितना बड़ा हो सकता है, चलिए थोड़ा बड़ा हो गया और हम लोग बना सकते हैं, तो चलिए मान लीजिए हम कह सकते हैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन वो बहुत बड़ा थोड़ी होगा। और अगर हमें प्लांट को जो है ग्रो कराना है, अगर हमें पूरा प्लांट बनाना है, तो भाई प्लांट तो हमारे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो कल्चर मीडिया में कब तक सर्वाइव करेंगे भाई, उनको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। क्योंकि देखिए जो प्लांट की रूट्स हैं वो इस छोटे से कल्चर मीडिया में कब तक फैलेंगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इस प्लांट को इस कल्चर मीडिया से निकाल के, मतलब जब वो प्रॉपर थोड़ा बहुत ग्रो कर चुका है, तो अब हम इस प्लांट को इस कल्चर मीडिया से निकाल के और यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे लेके जाएंगे, यानी कि जो हमारा एक्चुअल एटमॉस्फेयर है बाहर का, वहाँ पे हम लोग इसको प्लेस करेंगे और वहाँ पे अब इसकी ग्रोथ हम लोग यहाँ पे जो है कराएंगे। लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया कि ये जो प्लांट है इसको हम लोगों ने बहुत ही नाजुक, यानी कि कह सकते हो बहुत ही सेंसिटिव कंडीशंस में ग्रो कराया, यानी कि हम लोगों ने इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दिया, प्रॉपर हर एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया, तब जाके ये थोड़ा बहुत कह सकते हो ग्रो हुआ है। अब अगर यहाँ पे इसको डायरेक्टली हम लोग जो है ग्राउंड में, ठीक है, मतलब जो हमारा बाहर का हार्श एनवायरनमेंट होता है, अगर डायरेक्टली हम लोगों ने वहाँ जाके डाल दिया तो ये भाई ग्रो ही नहीं करेगा, तब ये किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए हम लोग स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसको इंक्यूबेट किया, इसको प्रॉपर हर एक कंडीशन प्रोवाइड करी, लेकिन जो बाहर का एनवायरनमेंट है भाई, बाहर इसको जो है हर तरह की कंडीशन तो मिलेगी नहीं, कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा धूप हो, कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, या फिर कभी हो सकता है एटमॉस्फेयर जो है बहुत ज़्यादा खराब हो, कभी हो सकता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, कभी बहुत कम हो जाए, कभी ह्यूमिडिटी नहीं, तो ये तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि इसको तो बहुत अच्छी अच्छी आदत लग चुकी है। अब ऐसा समझिए कि मान लीजिए कोई बंदा है, उसको एसी में, वो बचपन से एसी में उसको रहने की आदत है, अब उसको अगर यहाँ पे धूप में भेजा जाएगा, ठीक है, काम करने के लिए, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके से ये जो प्लांट है ना, इसको जो हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा कह सकते हो कंडीशंस हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं, तो अगर डायरेक्टली हम लोग डालेंगे तो नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली नहीं डालेंगे बल्कि धीरे धीरे, यानी कि देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ग्रीन हाउस में, यानी कि सबसे पहले थोड़ा कह सकते हो, अगर मान लीजिए कोई बंदा एसी में रह रहा है और उसको हमें धूप में भेजना है, ठीक है, काम करने के लिए,
परमानेंट। तो अगर हम लोग डायरेक्टली भेजेंगे तब तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले उसको एसी से कूलर पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो एसी से हम लोग कूलर पे शिफ्ट करेंगे और फिर कूलर से पंखे पे शिफ्ट करेंगे और फिर पंखे से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ अब तुम धूप में जाने लायक हो चुके हो। देखिए पता नहीं एग्जाम्पल कैसा है, बट थोड़ा बहुत आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे। तो उसी तरीके से देखिएगा, सबसे पहले प्लांट को हम लोग एक ग्रीन हाउस में जो है शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब ग्रीन हाउस में भी कह सकते हो थोड़ी बहुत हार्श कंडीशन होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है जितना बाहर के एटमॉस्फेयर में होती है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको जो है कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी और लाइट प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जब ग्रीन हाउस में हमारा प्लांट सर्वाइव कर जाता है, तब हम लोग यहाँ पे उसको अपनी फील्ड कंडीशन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमारी हम लोग यहाँ पे इसका जो है कह सकते हो प्रोसीजर देखने को मिलता है। तो देखिए आई होप कि आप लोग को यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे कि हमारा किस तरीके से हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर को ग्रो कराते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे टाइप्स को देखने से पहले अपने इस ग्रोथ एंड मेंटेनेंस वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। अब देखिए ग्रोथ एंड मेंटेनेंस जो आप लोग का सिलेबस में दिया है ना, यही बेसिकली हमारा स्टेप्स है। और क्या ग्रोथ एंड मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि हम लोग किस तरीके से प्लांट को ग्रो कराएंगे। तो ग्रो कराने का मतलब है कि हम लोग उसको इंक्यूबेट करें, उसको हम लोग यहाँ पे कल्चर मीडिया प्रोवाइड करें, तो ये ग्रोथ हो गया। और मेंटेनेंस का मतलब क्या है, मेंटेनेंस का मतलब यही है कि हम लोग यहाँ पे टाइम टू टाइम उसका सब कल्चर करते रहें और उसके बाद यहाँ पे उसको जो है कह सकते हो प्रॉपर बाहर के एटमॉस्फेयर में लेके जाएं, तो ये हमारा मेंटेनेंस हो गया। तो देखिए ग्रोथ एंड मेंटेनेंस बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट में लिख दिया है, बट अगर ये लॉन्ग में आता है तो ये जो अभी स्टेप्स हम लोगों ने देखे हैं यही आप लोगों को लिख देने हैं, कुछ खास नहीं है। देखिए ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ इन टिश्यू कल्चर रिफर्स टू द इंक्रीज इन साइज, नंबर ऑफ सेल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल्स फ्रॉम द एक्स प्लांट अंडर स्टेराइल एंड न्यूट्रिएंट रिच कंडीशन। तो इसके अंदर क्या क्या होता है भाई, इसके अंदर हमारा सेल डिवीजन होता है, सेल फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन फॉर्मेशन होता है और हमारा कंप्लीट प्लांटलेट्स का डेवलपमेंट होता है। तो भाई ये सारी चीज़ें कैसे होती है, यही सारी चीज़ें तो हम लोगों ने अभी देखी कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम लोग यहाँ पे अपना कल्चर मीडिया तैयार करते हैं, उसमें हम लोग सेल को ट्रांसफर करते हैं, फिर यहाँ पे ग्रो करता है, कैलस बनाता है, फिर कैलस हमारा ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन हमारा यहाँ पे जो है पूरा प्लांट जो है धीरे धीरे बनाने लगता है। और मेंटेनेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मेंटेनेंस का मतलब देखिए क्या है, मेंटेनेंस का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते रहे, स्टेराइल कंडीशन दें, ठीक है, आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करें और रेगुलर सब कल्चर करते रहे, यानी कि उसका कल्चर मीडिया हम लोग यहाँ पे चेंज करते रहे। तो ये हमारा मेंटेनेंस हो गया। तो यही था हमारा ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ प्लांट कल्चर में हमें बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला टाइप हमारा उसमें हो जाता है कैलस कल्चर। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मान लीजिए कि वैसे तो जहाँ पे जनरली देखा गया है कि आप लोगों से डायरेक्टली टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर पूछते हैं, तो उसके हिसाब से तो देखिए ये कंटेंट हमारा सफिशिएंट है। अगर टाइप्स डायरेक्टली पूछेंगे तो इसमें जितने भी टाइप हैं इसके अंदर हम लोगों ने शॉर्ट में सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। लेकिन मान लीजिए बाय द वे अगर इन टाइप्स के ऊपर आप लोगों से स्पेसिफिकली, जैसे हो सकता है कि आप लोगों से डायरेक्टली पूछने डिफाइन कैलस कल्चर या फिर डिफाइन द सस्पेंशन कल्चर, तो अगर ऐसे पूछते हैं ना तब आप लोगों को क्या करना है, तब आप लोगों को सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें लिख देनी है और उसके बाद प्रोसीजर में आप लोग को क्या लिखना है, प्रोसीजर में आप लोग को यही सारी चीज़ें लिखनी है। ये जो स्टेप्स हम लोगों ने देखे कि हमारा जो भी स्टेप्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे, ये पूरा स्टेप्स आप लोग को इस प्रोसीजर में एक्सप्लेन कर देना है। सबका बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत चेंज है बट उतना फर्क नहीं पड़ता है। वैसे तो हो सकता है कि आप लोगों से डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, तो उसमें इतना सफिशिएंट रहेगा, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कोई एक दो पूछते हैं तब प्रोसीजर में आप लोग यहाँ पे जो स्टेप्स हम लोगों ने देखे उनको आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहला हमारा आ जाता है कैलस कल्चर। अब कैलस कल्चर हमारा वही हो गया कि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग हमारी प्लांट की सेल को जो है ग्रो कराते हैं तो सेल क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे एक सेल का एक क्लस्टर्स बन जाता है जो कि थोड़ा सा वाइट सॉफ्ट और येलो मास होता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे कैलस बोलते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम लोग प्रोसीजर को देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्मॉल पीस ऑफ प्लांट लेते हैं। अब देखिए स्मॉल पीस का मतलब यहाँ पे जनरली हम लोग सेल ही लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको ग्रो कराते हैं और सेल डिवाइड होकर क्या करते हैं, एक लंप फॉर्म कर लेते हैं। लंप का मतलब हमारा यही है कि हमारा जो कह सकते हो सेल्स हैं, ठीक है, तो जो हमारी सेल है ये डिवाइड होकर कह सकते हो क्लस्टर्स ऐसे लम्प्स फॉर्म कर ली बहुत सारे, तो ये हमारा हो जाता है कैलस। तो एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए अब यही कैलस आगे चल के जो है न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे हम लोग जो है कह सकते हो जो भी हमारे प्लांट्स में म्यूटेशंस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। अब म्यूटेशन क्या होता है ये सब चीज़ें यूनिट 2 में डिस्कस करी हैं, प्लीज़ आप लोग यहाँ पे यूनिट वाइज ही लेक्चर देखिएगा। अब एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा यहाँ पे कैलस जो है कह सकते हो कैरेट या फिर टोबैको लीफ से हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये हमारा कह सकते हो कैलस से हमारा प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सस्पेंशन कल्चर की बात करें तो देखिए सस्पेंशन कल्चर ना बिल्कुल हमारा कैलस कल्चर की तरह ही है, बस इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि इसमें भी हम लोग यहाँ पे सेल लेते हैं और ये सेल हमारा ग्रो करके एक सेल का क्लस्टर बना लेती है, लेकिन इसमें जो मीडियम होता है वो हमारा लिक्विड मीडियम होता है।
कैलस कल्चर में हमारा मेनली क्या होता है, मीडियम हमारा जनरली सॉलिड होता है और इसमें हमारा मीडियम यहाँ पे लिक्विड होता है। तो इसमें हम लोग कैलस लेते हैं, उसको यहाँ पे अपने लिक्विड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जो है जब अपना ट्रांसफर कर लेते हैं तो हमारा सस्पेंशन कल्चर बन जाता है। अब देखिए सस्पेंशन हम लोग कब बोलते हैं किसी चीज़ को, सस्पेंशन मतलब कि कोई चीज़ हमारा किसी लिक्विड में सस्पेंड हो। सस्पेंड का मतलब कि वो यहाँ पे कह सकते हो उसमें घुली हुई हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा लिक्विड कल्चर मीडिया था और इसमें हम लोगों ने यहाँ पे प्लांट सेल्स को ऐसे डाल दिया कैलस को अपने, तो ये कैलस इसमें सस्पेंड हो गया। लेकिन हो सकता है कि ये क्या हो सकता है ये जो कैलस है ये धीरे धीरे नीचे जाके बैठ जाए। तो ये नीचे जाके बैठना नहीं चाहिए, तो हमारे काम का नहीं रहेगा। तो नीचे जाके ना बैठे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक शेकिंग मशीन में रखते हैं जो कि इसको थोड़े थोड़े टाइम पे कंटिन्यू घुमाया करती है, जिसकी वजह से वो जो सेल्स हैं वो यहाँ पे सस्पेंडेड ही रहती हैं और यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है सेल्स यहाँ पे ग्रो करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो हमारा कल्चर मीडियम होता है जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है। और उसके बाद देखिए एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा बहुत ही यूजफुल, जैसे कि हमारा एल्कलॉइड्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे बहुत काम के होते हैं। तो ये एल्कलॉइड्स हमें प्लांट से ही देखने को मिलते हैं, तो उनको ग्रो कराने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, सेल रिसर्च के लिए। और प्रिपेयर प्रोटोप्लास्ट, अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है अभी हम लोग इसको भी देखेंगे, हमारा प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी एक टाइप है। और उसके बाद देखिए एग्जांपल की बात करें तो हमारा सिकोनिन जो है एक नेचुरली अकरिंग नैप्थोक्विनोन होता है, हमारा एक मतलब कह सकते हो मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लांट सेल से बनाते हैं, तो इसके प्रिपरेशन में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। अब एम्ब्रियो कल्चर की बात करें, अब देखिए एम्ब्रियो को थोड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे जैसे ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो हमारा जाइगोट बनता है और यही जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और यही एम्ब्रियो आगे चल के बेबी बनाता है ना, हमारा बेबी में कन्वर्ट होता है। तो उसी तरीके से जो प्लांट की सीड्स होती हैं, जो उनके बीज होते हैं, तो जैसे अच्छा देखिए चने वगैरह आप लोगों ने देखा है, चना वगैरह में जब हमारा जो है कह सकते हो अंकुरित चने आप लोगों ने देखे, तो जो हमारे स्प्राउट्स वगैरह होते हैं, तो स्प्राउट्स में क्या होता है, स्प्राउट्स में जब हम लोग स्प्राउट्स को भिगो कर रख देते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे उनसे क्या होता है, उनसे एक हमारा वाइट कलर का जो है फॉर्म होने लगता है। तो देखिए ये जो हमारा फॉर्म होता है ना, तो यही हमारा कह सकते हो एम्ब्रियो होता है। मतलब देखिए ये एम्ब्रियो पूरा नहीं होता है, एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है, लेकिन यही चीज़ हमारी एम्ब्रियो का मतलब कह सकते हो अंदर जो है, अंदर इसका और भी पूरा पार्ट होता है, तो यही हमारी एम्ब्रियो होती है। तो एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो हमारा सीड के अंदर कह सकते हो वो पार्ट होता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है प्लांट बनाने की। मतलब कह सकते हो एम्ब्रियो ही वो पार्ट होता है जो कि प्लांट बनाता है। जैसे अगर हमारा कोई सीड है तो जब सीड हम लोग, जैसे भाई ज़्यादातर प्लांट हमारे क्या होते हैं, बीज से बनाए जाते हैं, है ना। जब भी हम लोग प्लांट्स को कह सकते हो खेती वगैरह करते हैं तो खेतों में क्या होता है, एग्रीकल्चरिंग में हमारा बीज से ही तो हमारा खेती करी जाती है, बीज बोए जाते हैं, राइट। तो वो जो हमारे बीज होते हैं यानी जो हमारे सीड्स होते हैं, तो उन सीड्स में जो मेन पार्ट होता है जो कि एक्चुअल में प्लांट बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो हमारा सीड्स का वो पार्ट होता है जो कि प्लांट बनाता है। तो यहाँ पे इसी एम्ब्रियो का यूज करके जब हम लोग यहाँ पे कल्चर मीडिया करते हैं, मतलब कि हम लोग इस एम्ब्रियो को डायरेक्टली, मतलब इस इमेच्योर एम्ब्रियो को डायरेक्टली निकाल के जब हम लोग यहाँ पे अपने स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल के ग्रो कराते हैं, तो ये हमारा एम्ब्रियो कल्चर हो जाता है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे प्लांट्स को बहुत ही क्विकली ग्रो करा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा सीड है ना, जैसे सीड से जब हम लोग प्लांट ग्रो कराते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम लोग एम्ब्रियो से कराएं तो एम्ब्रियो बहुत ही फास्ट हमारा ग्रो कर जाता है। और टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी, अच्छा देखिए कुछ हमारे ऐसे सीड्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो जल्दी यहाँ पे कह सकते हो प्लांट्स, मतलब कह सकते हो वो कन्वर्ट ही नहीं होते। मतलब कि डॉर्मेंसी का मतलब है कि वो एक नया प्लांट बनने की कैपेबिलिटी उनके अंदर जल्दी होती, डेवलप ही नहीं होती है। तो उस एबिलिटी को डेवलप करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हो, देखिए डॉर्मेंसी का ऐसे समझिए कि कोई चीज़ सोया हुआ उसको जगाना, ठीक है। तो डॉर्मेंसी मतलब कि हमारा जो बीज है वो सोया हुआ है, सोया हुआ का मतलब है कि वो कह सकते हो अपना काम ही नहीं कर पा रहा है। तो उसके कह सकते हो सोने, मतलब देखिए डॉर्मेंसी का मतलब होता है सुप्त हो जाना। तो थोड़ा आप लोग समझ रहे होगे ना कि कोई सीड हमारा अगर अच्छे से नहीं वर्क कर पा रहा है तो उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए कि वो हमारा जो है प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, तब हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा हाइब्रिड हो गया, जैसे वीट और राई का, ठीक है। तो वीट और राई का हाइब्रिड हम लोग कभी कभी बना लेते हैं इसमें, है ना। इन दोनों का एम्ब्रियो लेके एक नया हाइब्रिड कल्चर बना लेते हैं। तो ये हमारा एम्ब्रियो कल्चर हो गया। और उसके बाद बात करें एंथर और पॉलन कल्चर की, तो देखिए अब इसको थोड़ा सा, हाँ अच्छा देखिए एक चीज़ है कि ये जो भी टॉपिक्स हैं तो इसमें जैसे अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है और प्लांट बायोलॉजी पढ़ी है अच्छे से, तो थोड़ा बहुत आप लोग को और डिटेल में समझ में आएगा। लेकिन मान लीजिए कि स्पेशली जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर अगर आप लोगों ने बायोलॉजी ली भी थी लेकिन उसको ढंग से कभी पढ़ी नहीं है, तो ये सब टॉपिक्स ना थोड़ा सा
प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा सा डिटेल्स टॉपिक है। जैसे एंथर और पॉलन क्या होता है? एंथर और पॉलन हमारा फ्लावर्स में देखने को मिलता है। कभी आप लोगों ने हैबिस्कस यानी कि गुड़हल का फूल देखा है? तो हैबिस्कस का जो हमारा फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारे कह सकते हो जैसे हमारा कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। इसमें से जो है कह सकते हो एक पार्ट ऐसा ग्रो होता है, तो उसमें हमारे ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं। हमारा आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर आप लोग को देखने को मिलता है ना, तो यही हमारा होता है एंथर, और इस एंथर के अंदर हमारे देखने को मिलते हैं पॉलन, ठीक है। तो एंथर और पॉलन मतलब देखिए कोई एंथर एक ही चीज़ है, मतलब पॉलन जो है एंथर के अंदर देखने को मिलता है। आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे इन एंथर या पॉलन्स का यूज करके अपना कल्चर मीडिया बनाते हैं, या फिर कह सकते हो प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, तो ये हमारा एंथर या पॉलन कल्चर हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एंथर और पॉलन को लेंगे, कल्चर मीडिया में डालेंगे, वो कैलस बनाएगा और धीरे धीरे प्लांट बन जाएगा। तो ओवरऑल रूट कॉन्सेप्ट वही है कि हम लोग प्लांट जो है एक्स प्लांट लेंगे। अब एक्स प्लांट क्या हो सकता है, उसी के बेस पे कल्चर मीडिया के टाइप्स हैं। जैसे एक्स प्लांट हो सकता है एंथर हो सकता है, एक्स प्लांट हो सकता है हमारा एम्ब्रियो हो सकता है, एक्स प्लांट हमारा जो है कह सकते हो कोई सेल हो सकती है, या फिर एक्स प्लांट हमारा जो है अभी हम लोग और देखेंगे और भी हमारे बहुत सारे एक्स प्लांट हो सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है कि एक्स प्लांट लेंगे, एक्स प्लांट को हम लोग यहाँ पे कल्चर मीडिया में डालेंगे, फिर वो हमारा ग्रो करेगा और हमारा पूरा पेड़ बन जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट तो वही है। बाकी देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एंथरोपोलेंस है ना, ये मेनली हमारे कह सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि एंथरोपोलेंस है ना, ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के। तो इनके जैसे कि देखिए जनरली क्या होता है, आप लोगों ने सेकंड यूनिट में पढ़ा होगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड्स, ठीक है। हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स और डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स। तो देखिए डिप्लॉइड्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड्स मतलब जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का फ्यूजन होता है, तो वो हमारा डिप्लॉइड बनाते हैं। और हैप्लॉइड मतलब कि जहाँ पे हमारा कोई सिंगल ही होता है, मतलब इसमें डायरेक्टली जो है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एंथर या पॉलन कल्चर से अपना प्लांट ग्रो कराते हैं, तो इसमें भाई फीमेल वाला पार्ट तो इंक्लूड होता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा प्लांट बनता है ना, उसके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, या फिर डबल हैप्लॉइड, ठीक है। मतलब कि हैप्लॉइड है, या फिर हो सकता है कि दो हैप्लॉइड हो सकते हैं, लेकिन होगा हैप्लॉइड ही। हैप्लॉइड क्रोमोसोम, डिप्लॉइड क्रोमोसोम हम लोगों ने यूनिट 2 में डिस्कस किया था, आप लोग को याद होना चाहिए। और एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा हैप्लॉइड प्लांट्स एंड राइस और बार्ले हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। और नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अब देखिए प्रोटोप्लास्ट क्या है, जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारी प्लांट की सेल होती है ना, तो प्लांट की सेल में क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, और इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक आउटर कवरिंग देखने को मिलती है, जो कि होती है हमारी यहाँ पे सेल वॉल। देखिए ये सेल वॉल हमारी ह्यूमन सेल में नहीं होती है, लेकिन प्लांट सेल में होती है। तो अगर किसी प्लांट सेल में हम लोग सेल वॉल को गायब कर दें और सिर्फ उसका सेल मेम्ब्रेन बचे, तो वो हमारा हो जाता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट इन प्लांट सेल इज विदाउट इट्स सेल वॉल, यानी कि जब हमारी कोई सेल है और वो विदाउट सेल वॉल है, तो वो हमारा प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। और इसको यूज करके जब हम लोग यहाँ पे कल्चर मीडिया में इसको एज अ एक्सप्लांट ग्रो कराते हैं, तो वो हमारा प्रोटोप्लास्ट कल्चर बन जाता है। और ये हमारा क्या होता है, इसमें हमारा सॉफ्ट नेकेड सेल्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे मीडिया में ग्रो करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करती हैं, डिवाइड करती हैं, कैलस बनाती हैं, उसके बाद यहाँ पे प्लांट बन जाता है। तो काम वही है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि टू मेक हाइब्रिड ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि अलग अलग स्पीसीज का हाइब्रिड बना सकते हैं इसमें हम लोग। जैसे कि भाई दो अलग अलग प्लांट स्पीसीज का हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे उनके प्रोटोप्लास्ट को ले सकते हैं और आपस में मिक्स करके और यहाँ पे अपना हाइब्रिड बना सकते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग सिंपली समझिए कि इसमें हम लोग जीन वगैरह को एक्सप्रेस करते हैं। बाकी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ पे 6th सेम में देखेंगे। और फॉर स्टडिंग हाउ सेल्स बिहेव, ठीक है, तो सेल्स किस तरीके से बिहेव करती हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल हो गया टोमेटो और पोटैटो। जब हम लोग यहाँ पे इन दोनों को मिलाते हैं ना, तो हमारा बन जाता है पोमैटो, ठीक है। ये हमारा पोमैटो है, POMATO, मतलब आप लोगों ने नहीं सुना होगा बट ये हमारा होता है पोमैटो, ठीक है। तो ये हमारा सोमैटिक हैप्लॉइड हाइब्रिड होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मेरिस्टेम कल्चर के बारे में। तो देखिए मेरिस्टेम कल्चर में क्या होता है, मेरिस्टेम कल्चर में हम लोग यहाँ पे अपने किसी प्लांट का जो है कह सकते हो शूट टिप्स, यानी कि जो उसका सबसे अपर पार्ट होता है, आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा, तो उसको लेके जब हम लोग यहाँ पे अपना कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं, तो वो हमारा मेरिस्टेम कल्चर हो जाता है। तो इसमें हमारा किसी भी शूट टिप जो कि हमारा लगभग 0.1 से 0.5 mm तक हो सकता है, उसको हम लोग लेते हैं और उसको अपने कल्चर मीडिया में यहाँ पे ग्रो कराते हैं। और एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज हम लोग जो है डिजीज फ्री प्लांट्स बनाने में और क्लोनिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज,
क्लोनिंग का मतलब कि कॉपी बनाना, हाई यील्डिंग मतलब कि ऐसे प्लांट्स जिनमें बहुत ज़्यादा हाई यील्ड मतलब फसल उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हो, तो उनकी कॉपी में भाई देखिए जिसमें ज़्यादा फसल होगी वो हमारे काम का होगा, तो हम लोग चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसको बनाने में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे बनाना, शुगर केन, पोटैटो, ठीक है, तो इनका अगर हमें वायरस फ्री प्रोडक्शन कराना है या फिर ऐसे प्लांट्स को बनाना है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाना प्रोवाइड करें, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे मेरिस्टेम कल्चर का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा फाइनली आता है ऑर्गन कल्चर। अब देखिए ऑर्गन कल्चर का मतलब है कि इसमें हम लोग यहाँ पे अपने इंटायर प्लांट ऑर्गन्स को ले सकते हैं। अब देखिए इस ऑर्गन कल्चर के भी बहुत अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे लीफ कल्चर, फ्लावर कल्चर, रूट कल्चर, शूट कल्चर। तो इसमें देखिए अब हम लोगों ने सभी को एक ही में इंक्लूड कर लिया, बट हो सकता है कभी अगर आप लोगों से फ्लावर कल्चर पूछ लिया जाए या फिर फ्रूट कल्चर या फिर रूट कल्चर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, यही चीज़ है, ठीक है। लीफ कल्चर पूछ लिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे या तो लीफ लेके उसको कल्चर मीडिया में ग्रो करा सकते हैं, फ्लावर लेके कल्चर मीडिया में ग्रो करा सकते हैं, रूट लेके ग्रो करा सकते हैं, तो ये हमारा ऑर्गन कल्चर हो सकता है। तो ऑर्गन्स को हम लोग कट कर सकते हैं और अपने मीडियम में यहाँ पे ग्रो कराते हैं। बाकी इसका यूज हम लोग जो है कह सकते हो ऑर्गन कैसे डेवलप करते हैं और एक फुल प्लांट कैसे बनता है, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा हार्मोन रिस्पॉन्स को जो है स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका जो है रूट कल्चर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। अब एप्लीकेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला हो गया माइक्रो प्रोपगेशन। अब देखिए इसमें हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब ये कि हम लोगों ने प्लांट का कोई स्मॉल पार्ट लेके और उसको फिर बहुत ही लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर लिया। तो इसका यूज मेनली जो हमारा रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है उनको बचाने के लिए हम लोग करते हैं। फिर प्लांट ब्रीडिंग, तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम हमारा जो हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं तो उनमें हैप्लॉइड्स में भी जो हमारे डबल हैप्लॉइड्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ताकि हमारी ब्रीडिंग की प्रोसेस जो है स्पीड अप हो सके। और उसके बाद देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि देखिए इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा प्लांट्स होता है ना उसमें हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और कुछ न्यू जीन्स अपना कह सकते हो इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो हमारा प्लांट्स है हो सकता है कि वो और ज़्यादा अच्छी फसल देने लग जाए या फिर हो सकता है उसमें और ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाए, है ना। तो इसमें हम लोग कह सकते हो न्यू जीन्स को जो है इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे कह सकते हो वो बहुत ही वैल्यूएबल कंपाउंड्स होते हैं जिनका यूज हम लोग दवाएं बनाने में करते हैं। एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फिनोलिक्स, इन सभी का यूज हम लोग दवा बनाने में करते हैं। और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहाँ मिलते हैं, हमारे प्लांट्स में मिलते हैं। तो इनसे हम कह सकते हो अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को और ज़्यादा अमाउंट में बनाने के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। फिर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि भाई देखिए जो भी हमारे रेयर और इंडेंजर्ड प्लांट हैं उनको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पैथोजन फ्री प्लांट्स। तो भाई देखिए जब भी हम लोग कल्चर मीडिया में अपने प्लांट्स को ग्रो कराते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कि हम लोग स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन रखते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखते हैं। तो हमारा जो प्लांट बनेगा उसमें कोई भी पैथोजन का मतलब वही हमारे जो भी माइक्रोब्स होते हैं या फिर जो भी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं वो हमारे नहीं लगते हैं। और उसके बाद इम्प्रूव क्रॉप यील्ड्स, यानी कि देखिए हम लोग ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जिसमें हमारी यील्ड यानी कि फसल हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसका जो है कह सकते हो एक एप्लीकेशन हमें देखने को मिल जाता है। और ये हो गया हमारा यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है एडिबल वैक्सीन्स। अब देखिए अगर हम लोग बात करें अपने एडिबल वैक्सीन्स के बारे में तो देखिए ये भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखिए सबसे पहले आप लोग ये समझिए वैक्सीन क्या होती है। जैसे कोरोना की वैक्सीन आप लोगों ने जो है ज़रूर सुन रखी होगी, है ना। सबसे पहली बात वैक्सीन हमारी डेवलप की जाती है हमें मेनली जो है कह सकते हो वायरस वगैरह से बचाने के लिए, है ना। स्पेसिफिक वायरस की अलग अलग वैक्सीन्स होती हैं। तो देखिए जैसे वैक्सीन्स जैसे कैसे बनाई जाती है भाई, वैक्सीन्स हमारी जनरली जैसे मान लीजिए कि जो हमारा वायरस है, अच्छा देखिए जैसे हमारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर होता है, ठीक है, हमारा कोई भी फॉरेन सब्सटेंस एंटर होता है, अब वो फॉरेन चाहे हमारा वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर होती है एंटीबॉडी, है ना। तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर होता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जब भी हमारा कोई वायरस वगैरह एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचानता है और उसको किल करने की कोशिश करता है। अगर हमारा वायरस बहुत स्ट्रांग नहीं है, देखिए अगर हमारा वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है तब तो वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर हावी हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस फॉरेन पार्टिकल को जो कि वायरस वगैरह हो सकता है उसको किल कर देता है। और किल करने के बाद देखिए क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनेगा,
किल करने के बाद ना उस वायरस के अगेंस्ट में हमारा एक एंटीबॉडी बना लेता है। अब एंटीबॉडी बनाने से होता क्या है कि मान लीजिए कि जब पहली बार कोई एक नया वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ, ठीक है, तो हमारी बॉडी ने उसको पहचाना, उसको मारा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली, अगर वो वायरस बहुत स्ट्रांग नहीं है तो। लेकिन अगर सेम वायरस, वही सेम वायरस जब दूसरी बार अगर हमारी बॉडी में किसी तरह एंटर होता है ना, तो होता क्या है ना कि जो हमारी बॉडी ने पहली बार में जो एंटीबॉडी बना ली थी, अब ये एंटीबॉडी क्या करती है, इसको तुरंत ही खत्म कर देती हैं। मतलब कि अब ये वायरस चाहे हमारी बॉडी में दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, चौथी बार आए, हमारी बॉडी को ये बिल्कुल भी हार्म नहीं कर पाएगा। अगर हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली, ठीक है, तो फिर ये वायरस हमें कुछ भी हार्म नहीं कर पाएगा। और देखिए ये जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वायरस वगैरह हो, इनको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं एंटीजन, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक एंटीजन, यानी कि कोई जब नया एंटीजन पहली बार हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उससे फाइट करती है, उससे लड़ती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। लेकिन अगर यही एंटीजन हमारी बॉडी में दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, तो अगर एंटीबॉडी बन गई तो अब ये हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो भाई देखिए, इसी तो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट हमारा ना इसी बेस पे होता है। वैक्सीन में हम लोग करते क्या है कि जैसे कोई हमारा वायरस वगैरह होता है जो कि हमें नुकसान कर रहा होता है, तो अच्छा देखिए, वैक्सीन्स पहली बात कि हमारा कह सकते हो प्रिकॉशन करती हैं, हमारा वायरस का ट्रीटमेंट नहीं होता है। वैक्सीन हम लोग यहाँ पे तभी यूज़ करते हैं कि हमारा वायरस से हमें बचाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है, ठीक है, और वो हमें नुकसान पहुँचा रहा है, तो वैक्सीन का कोई खास काम नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। तो वैक्सीन्स हमारी बनती कैसे है भाई, वैक्सीन्स में हम लोग करते क्या है कि जैसे कोई भी वायरस वगैरह होता है, ठीक है, तो उस वायरस का क्या होता है, उस वायरस का जो है कह सकते हो एक मेन पार्ट होता है ना, एक कह सकते हो एक मेन जीन होती है जो कि यहाँ पे कह सकते हो उसमें उसको कोड करती है। मतलब कि भाई देखिए, जैसे कोई वायरस है, ठीक है, वायरस का स्ट्रक्चर हमारा अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो हमारा कैसा होता है कि वायरस में हमारा एक होती है कैप्सिड, ठीक है, जो कि हमारी अपर लेयर होती है, और अंदर उसके देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कह सकते हो हमें हार्म करने के लिए। तो वैक्सीन में हम लोग करते क्या है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, तो इस जेनेटिक मटेरियल में भी जो जीन होती है जो कि इसको कोड कर रही होती है, उस जीन को लेके, ठीक है, उस जीन को लेके और उसको थोड़ा सा लेस हार्म बना के हम लोग क्या करते हैं, हमारी वैक्सीन डेवलप करते हैं। और उसके बाद जब इस वैक्सीन को हम लोग अपनी बॉडी में डेवलप करते हैं ना, तो भाई देखिए इस वैक्सीन में हम लोग कह सकते हैं कि इस वायरस का ही एक पार्ट होता है। मतलब जो वैक्सीन होती है, जैसे मान लीजिए कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमें कोई वैक्सीन दी गई है, तो उस वैक्सीन में ना कोरोना वायरस का कह सकते हो एक बहुत ही कह सकते हो लेस हार्म, या फिर कह सकते हो उसका एक जीन का पार्ट इनकोड होता है। मतलब कि उसमें उस वैक्सीन में ना हमारी कोरोना वायरस की एक जीन इंक्लूडेड होती है। तो जब वो वैक्सीन हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी में क्या होता है भाई, हमारी बॉडी में अगर वैक्सीन गई तो वैक्सीन को भी तो हमारी बॉडी एक फॉरेन एंटीजन की तरह ट्रीट करती है। तो अब इस वैक्सीन में क्या है, इस वैक्सीन में कोरोना वायरस का कह सकते हो एक जीन इंक्लूड है, जो वही जीन जो कि इस कोरोना वायरस को कह सकते हो पावर देता है, या फिर कह सकते हो इस कोरोना वायरस को बनाता है। तो जब ये जीन हमारी बॉडी में गई तो हमारी बॉडी क्या होगा भाई, हमारी बॉडी में जब एंटीजन जाएगा, क्योंकि ये जीन हमारी बॉडी के लिए एंटीजन है, तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। तो जब एंटीबॉडी बना लेगी तो क्या होगा, अब अगर मान लीजिए कि जब हमारी बॉडी ने इस जीन के खिलाफ एंटीबॉडी बना ली, तो अब अगर एक्चुअल में भी, यानी कि देखिए अभी हम लोगों ने वैक्सीन में, देखिए वैक्सीन में जो कोरोना वायरस था, देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि जो वैक्सीन होती है ना, इसमें डायरेक्टली वायरस नहीं होता है। क्योंकि भाई डायरेक्टली अगर वायरस है तब तो भाई वैक्सीन का क्या मतलब है, वहाँ वैक्सीन का मतलब तो ये होगा कि हम लोग वायरस अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। तो डायरेक्टली वायरस नहीं होता है, बल्कि वायरस का एक बहुत ही लेस हार्मफुल या फिर कह सकते हो लेस एक्टिव पार्ट होता है, जो कि थोड़ा सा डाइल्यूट होता है। यानी कि ऐसा समझिए कि वो एक स्मॉल पार्ट है जो कि वायरस बना सकता है, लेकिन वो वायरस होता नहीं है। लेकिन वही चीज़ वायरस में कह सकते हो अपना मेजर रोल प्ले करता है। तो जब वो हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी बना लेगी। तो अब वैक्सीन लेने के बाद अगर एक्चुअल में भी हमारी बॉडी में वो वायरस एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी में तो पहले से ही उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन रखी है। तो जब वो वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो ये एंटीबॉडी क्या होगी, उस वायरस को मार देंगी और हम लोग यहाँ पे बच जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी एंटी वैक्सीन काम करती हैं। अब इसी वैक्सीन को, अच्छा देखिए अब जनरली वैक्सीन क्या होती है, हमारे इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है ना। तो अब इंजेक्शन के फॉर्म में क्या होता है ना कि भाई कभी कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि इंजेक्शन जो है कह सकते हो लेना नहीं पसंद करते हैं, उनको इंजेक्शन से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब उनकी बॉडी में वैक्सीन हम लोग कैसे डालेंगे, तो वहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है एडिबल वैक्सीन का। देखिए एडिबल मतलब कि जो खाने लायक हो, एडिबल हमारा यहाँ पे ईटिंग से आया है, तो ईटिंग एडिबल मतलब कि जो खाने योग्य हो। तो यहाँ पे हम लोग वैक्सीन को ऐसे बनाते हैं कि वो यहाँ पे हम लोग खाने के फॉर्म में ले सकें। तो इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या है कि अपनी जो वैक्सीन होती है ना, उन वैक्सीन को हमारे या तो
कह सकते हो फ्रूट्स में, या तो कह सकते हो वेजिटेबल्स में, या तो उनकी लीव्स में। यानी वैक्सीन को हम लोग प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और जब प्लांट में हम लोग वैक्सीन को डाल देते हैं तो होता क्या है कि भाई वो प्लांट यहाँ पे धीरे धीरे उस वैक्सीन को कह सकते हो अपने फ्रूट या फिर अपने फ्लावर या फिर कह सकते हो अपने वेजिटेबल में ट्रांसफर कर देता है, और फिर उन फ्रूट्स या फिर उन वेजिटेबल्स को जब हम लोग खाते हैं तो वो वैक्सीन हमारी बॉडी में पहुंच जाती हैं और हमें यहाँ पे कह सकते हो एक प्रोडक्शन प्रोवाइड कर देती हैं। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। बाकी इसमें देखिए मेनली क्या होता है कि ये हमारी जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स होती हैं, जो कि हमारे एडिबल प्लांट्स यानी कि जो खाने योग्य प्लांट होते हैं उनके अंदर हम लोग वैक्सीन को डालते हैं, ठीक है। जिनके अंदर हमें यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो हमारा एंटीजन मतलब कि हमारा वही वायरस का पार्ट इंक्लूड करती हैं, जो कि हमारी बॉडी में जब जाता है तो इम्यून रिस्पॉन्स को जो है ट्रिगर करता है, ठीक है। मतलब कि हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है और हम लोग यहाँ पे बच जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके की फीचर्स की बात करें तो हमारा देखिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या हो जाती है, ओरल डिलीवरी। यानी इसमें हमें कोई भी इंजेक्शन की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कॉस्ट इफेक्टिव। क्योंकि देखिए भाई हम लोगों ने क्या किया, वैक्सीन को डायरेक्टली फ्रूट्स वगैरह में डाल दिया, तो हमें अलग से इंजेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है ना, तो हमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, तो चीप हो जाता है। उसके बाद स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अब भाई देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह में ही वैक्सीन को डाल दिया है तो हमें उसको स्पेशल कोई जो है कह सकते हो एटमॉस्फेयर या फिर टेम्परेचर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा कोई स्टोरेज कंडीशन भी नहीं रिक्वायर्ड होगी। और नीडल फ्री, तो भाई देखिए भाई जब हमारा इंजेक्शन नहीं होगा तो नीडल वगैरह नहीं होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें कि किस तरीके से वैक्सीन हमारी बनाई जाती है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वो जीन सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारा पैथोजन एंटीजन, यानी कि देखिए एंटीजन का मतलब वही बैक्टीरिया वायरस जो कि हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, उसको बनाने में जो जीन हमारी इन्वॉल्व होती है, जो जीन उसको इनकोड कर रही होती है, कोड कर रही होती है, उसको हम लोग लेते हैं और उसी को यहाँ पे अपने कह सकते हो प्लांट्स में जो है इंसर्ट कर देते हैं। अब देखिए ये सारा जो मेथड होता है यही हमारा होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर होता है, तो इसको डिटेल में कभी देखेंगे। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि हम लोगों ने जीन को लिया और उसको अपने प्लांट में डाल दिया, उस प्लांट में जिसमें हम लोग यहाँ पे अपनी वैक्सीन्स को जो है ग्रो कराना चाहते हैं, मतलब कि वैक्सीन को खाने लायक बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होगा, जब हम लोग प्लांट में डाल देंगे तो प्लांट यहाँ पे ग्रो करेगा, तो यहाँ पे प्लांट यहाँ पे ग्रो करेगा और वैक्सीन्स को अपने एडिबल पार्ट्स यानी कि जो भी फ्रूट्स होंगे, लीव्स होंगे, ट्यूबर्स होंगे, उनमें यहाँ पे वैक्सीन्स को ट्रांसफर कर देगा। और जब यहाँ पे वो वैक्सीन्स उसमें ट्रांसफर हो जाएंगी तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे जब यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे उन फ्रूट्स या फिर उन वेजिटेबल्स को खाएगा तो वैक्सीन उसकी बॉडी के अंदर पहुँच जाएगी। अब जैसे एग्जांपल की बात करें तो एक चीज़ समझिए कि भाई हर वैक्सीन ना जरूरी नहीं है कि हर प्लांट में डाल दी जाए। जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस की जो वैक्सीन होती है वो हमारी पोटैटो में डाली जाती है, रेबीज वायरस की जो वैक्सीन है वो हमारी स्पाइनस में डाली जाती है, ठीक है। तो मतलब कि हर एक जो है वैक्सीन का अलग अलग हमारा टारगेट होता है, सबका हम लोग यहाँ पे सेम नहीं रहते हैं। अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। और फिर थर्ड हमारा स्टेप क्या आ जाता है, कंजप्शन एंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब भी हम लोग यहाँ पे ऐसे फ्रूट्स या फिर ऐसे वेजिटेबल्स को खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाके हमारी कह सकते हो म्यूकोसल और सिस्टमिक इम्यूनिटी को यहाँ पे ट्रिगर करता है, और इसी की वजह से क्या होता है, हमारी एंटीबॉडी यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई एडवांटेजेस हमारा क्या हो जाता है कि नीडल फ्री, यानी कि हमें कोई भी पेन वगैरह नहीं होगा, कोई भी नीडल कंटामिनेशन नहीं होगा, और लो प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे भाई देखिए जो क्रॉप्स हैं उनको तो हम लोग यहाँ पे नेचुरली भी ग्रो कराते हैं, तो उसमें हमें कोई ज़्यादा प्योरीफिकेशन वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर थर्मोस्टेबल, यानी कि हमें कोई रेफ्रिजरेशन नहीं कराना है, ठीक है, हमें कोई अलग से ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद देखिए ईजियर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हो कि लोकली जो है कह सकते हो हर जिस कंट्री में जो भी प्लांट डेवलप होता है उसमें हम लोग यहाँ पे उसको ग्रो करा सकते हैं। और उसके बाद देखिए डुअल बेनिफिट, यानी कि भाई देखिए जब भी कोई फ्रूट खाएगा तो फ्रूट का न्यूट्रिशन भी मिलेगा और उसको साथ साथ जो है वैक्सीन भी मिल जाएगी, तो इम्यूनाइजेशन भी हो जाएगा। तो ये सारे हमारे कुछ एडवांटेजेस हो जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ चैलेंजेस या फिर लिमिटेशंस की बात करें तो भाई देखिए लिमिटेशंस में क्या हो जाता है कि डोजेस कंट्रोल। अब भाई देखिए यहाँ पे जैसे जो फ्रूट में जो वैक्सीन पहुंची है ना, तो हम लोग उसका डोज बहुत अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद देखिए स्टेबिलिटी। अब जैसे कुछ हमारे ऐसे एंटीजेंस होते हैं या फिर कुछ हमारी ऐसी वैक्सीन्स होती हैं ना, जो कि हमारी बॉडी में क्या होता है जब जाती हैं तो हमारी स्टमक में एसिड होता है, तो उस एसिड में डिग्रेड हो जाती हैं, या फिर हमारी बॉडी के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको डिग्रेड कर देते हैं। तो भाई वहाँ पे तो हमारी वैक्सीन किसी काम की बचेगी ही नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद देखिए पब्लिक एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि जैसे अगर पब्लिक को पता चल गया कि ये जो हमारा वैक्सीन है ये हमारा जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे कह सकते हो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसा फल, ऐसा
हमारा या फिर फ्रूट हो गया जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया जेनेटिकली, तो अगर हमारे पब्लिक को पता चल गया तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे वो लेने से मना कर दें, ठीक है, तो एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं। और उसके बाद रेगुलेटरी हर्डल्स, तो यहाँ पे देखिए भाई अगर हमें जो है वैक्सीन्स को एडिबल बनाना है तो हमें बहुत सारे अप्रूवल चाहिए होते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। और एलर्जेनिसिटी रिस्क, तो यहाँ पे देखिए भाई कुछ ऐसे प्लांट प्रोटीन्स होते हैं जो कि यहाँ पे इन एंटीजन के साथ रिएक्ट करके जो है एलर्जी कॉज कर सकते हैं, तो वो भी हमारा यहाँ पे थोड़ा सा एक लिमिटेशंस हो जाती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जो हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पोटैटो या फिर बनाना में जो है कह सकते हो इंसर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। रेबीज वायरस को हम लोग स्पाइनच और टोमेटो में यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नोरो वायरस को टोबैको, पोटैटो, ई कोलाई हमारा होता है, हमारा मेज वाय, और इसी तरीके से हमारा मतलब कह सकते हो अलग अलग टाइप के वायरस या फिर बैक्टीरिया को हम लोग यहाँ पे अलग अलग प्लांट में यूज़ करके एज अ वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे एडिबल वैक्सीन का कॉन्सेप्ट। और बाकी देखिए जो मेरी टेबल है तो वहाँ पर मतलब थोड़ा सा बुक की आप हालत देखिए, यहाँ पे इस तरीके से बुक की हालत हो चुकी है। एंड दिस इज़ माई स्वेट, सो काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रखी है। और बाकी ये था हमारा यहाँ पे वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कोई चीज़ अगर आप लोग को नहीं समझ में आई तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।